अगर आप एक यंग एडवोकेट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अपने केस के दौरान ऑब्जर्वेशन दिया है, और अगर आगे चल के ये ऑब्जर्वेशन अगर कानून बन गया तो पूरे के पूरे कानून के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा, और पूरा का पूरा कानून का जो ये प्रोफेशन है पूरी की पूरी पिक्चर ही चेंज हो जाएगी। रीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने मामला रखा गया कि जज साहब इनिशियल 2 या 3 साल के अंदर अंदर जो यंग एडवोकेट्स होते हैं ना, वो अपना प्रोफेशन छोड़कर चले जाते हैं, कोई अन्य प्रोफेशन के अंदर अपना कैरियर बनाने लग जाते हैं, कई अन्य जगहों पे जाके जॉब करने लग जाते हैं, कंपनीज में, कॉर्पोरेट में, कहीं भी अपना जॉब करने लग जाते हैं, लेकिन वो लिटिगेशन में नहीं आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये ऑब्जर्वेशन के दौरान एक बात बोली है कि भाई ये तो फ्यूचर को अगर हम सोचे आगे चल के तो ये बहुत बड़ा डेंजर है हमारे प्रोफेशन के अंदर। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक बात रखी गई थी कि जज साहब यंग एडवोकेट्स के पास में ना तो कोई क्लाइंट बेस होता है, ना कोई लाइब्रेरी होती है, ना कोई ऑफिस स्पेस होता है, ना कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, ना कोई सपोर्ट होता है, और ना ही कोई सिखाता है। अब इसकी वजह से यंग एडवोकेट से एक्सपेक्टेशन क्या करी जाती है इनिशियल के दिनों में कि भाई आप जो है ड्राफ्टिंग सीखो, आप जो है रिसर्च वर्क सीखो, आप जो है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सीखो, आप जो है फाइल प्रिपेयर करो। ये सारा कामकाज करवाने के बाद में एट द एंड एक यंग एडवोकेट्स के पास में जब पैसे देने की बारी आती है तो यंग एडवोकेट को बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए जाते हैं। एट द एंड ना के बराबर पैसे दिए जाते हैं, और बहुत सारी जगहों पे तो पैसे दिए भी नहीं जाते हैं। अब यहां पे मुद्दे की बात ये आती है, अगर मैं आपको केस का नाम बताऊं, रेड पिटीशन यहां पे ये नंबर है 770/2026, सरिका त्यागी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अभी 19 जून 2026 को ये हियरिंग हुई है। इसका आप अगर पेज नंबर 5 पे आओगे और पैराग्राफ नंबर 11, ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, पैराग्राफ नंबर 11, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि ठीक है, हम जो है आपकी परेशानियों को बिल्कुल समझते हैं, यंग एडवोकेट्स के जो कैरियर के दौरान उनको जो दिक्कतें आती हैं हम वो समझते हैं। उनमें से जो पेटिशनर की साइड से थे उनके द्वारा एक बात ये भी रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपने जुडिशियरी एग्जाम्स के अंदर 3 साल का एज अ प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया है ना, तो जो महिलाएं एडवोकेट होती हैं उनके पास तो ना तो कोई बार रूम है, ना कोई वॉशरूम फैसिलिटी है, वॉशरूम्स भी क्लीन नहीं होते हैं, बार रूम की भी कोई फैसिलिटी नहीं होती है, मतलब कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इस वजह से भी मजबूर किया जाता है इनिशियल दिनों में यंग एडवोकेट्स को अपना लिटिगेशन का जो ये प्रोफेशन है छोड़कर कहीं और जॉब करने के लिए। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई हम एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दे रहे हैं, पार्लियामेंट इसके ऊपर अगर इनिशिएटिव लेना चाहता है तो पार्लियामेंट कानून भी बनाए कि यहां पर क्या करना चाहिए। यहां पर करना चाहिए यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंस एक फंड बनाना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, याद रखना। अगर आगे चल के ये कानून बन गया तो एक बहुत बड़ा लीगल चेंज आएगा, पूरे के पूरे लीगल प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा, ये बात को याद रखना। अब इसके अंदर क्या यहाँ पे बात रखी गई है, ये है मुद्दे की बात। यहाँ पे ये बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई जितने भी सक्सेसफुल सीनियर एडवोकेट्स हैं ना, हम अपील करते हैं कि सीनियर जो सक्सेसफुल एडवोकेट्स हैं वो जो है अपना पैसों का एक असिस्टेंस दीजिए और इस फंड के अंदर अपना एक पैसा डालिए। पहली बात, जितने भी एस्टेब्लिश मेंबर्स हैं कानून के प्रोफेशन के अंदर, आप लोग भी अपना पैसा इस फंड में डालिए। तीसरी बात, यहां पे ये बोला गया है कि जब ये फंड के अंदर पैसा इकट्ठा हो जाएगा, अब इस पैसे का इस्तेमाल कहां करा जाएगा कि जो ये यंग एडवोकेट होता है इनिशियल ईयर्स के अंदर उसको इस फंड में से सैलरी दी जाएगी ताकि वो अपना डेली अपना घर का और अपना आने जाने का अपना खर्चा वो निकाल सकेगा। ठीक है, तो उससे उसको फायदा पहुंचेगा और वो प्रोफेशन के अंदर अपना मन लगा के अपना काम कर सकेगा। और एक और इसका दूसरा पहलू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रखा है कि देखो, जैसे कि एक यंग एडवोकेट है, उसने इनिशियल ईयर्स के अंदर इस फंड में से अपना पैसा उठाया, ठीक है, और अपना डेली जीवन अपना व्यतीत करा और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के अंदर अपने पैसों को इस्तेमाल करा। जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे ही उसके 4-5 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद उसकी कमाई का कोई जरिया बन जाएगा, तो अब वो इंस्टॉलमेंट के अंदर इस पर्टिकुलर फंड के अंदर अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर सकेगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी सोच ये बताई है कि भाई जैसे आपको इस फंड ने कंट्रीब्यूट करके आपको आगे बढ़ाया है, ऐसे ही इंस्टॉलमेंट में आप भी अपना पैसा इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करिएगा ताकि इस फंड का इस्तेमाल कोई अन्य जूनियर एडवोकेट भी करते हुए अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकेगा। ऐसे ही रिवॉल्व अराउंड ये फंड चलता रहेगा और इस फंड के अंदर पैसा अपना आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। तो यहाँ पे ये अपनी माइंडसेट यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे ये भी बात बोली गई है कि इस फंड को कंट्रोल कौन करेगा। यहाँ पे बोला गया है कि ये हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर ये पूरा का पूरा फंड कंट्रोल करा जाएगा, या फिर यहाँ पे बोला गया है कि एक ऑटोनॉमस बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी जो इस पूरे के पूरे फंड को मैनेज करेगी और रिव्यू करेगी और ऑडिट करेगी वगैरह वगैरह।
एक बात और बोली है, याद रखिएगा कि इस फंड में से पैसे के दो रास्ते तो बता दिए कि एक तो सक्सेसफुल सीनियर एडवोकेट कंट्रीब्यूट करें या एस्टैब्लिश मेंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करें, और पैसा जो यूज करेगा वो आगे चल के जब अपने कैरियर अपना एस्टैब्लिश कर लेगा, अपना पैसे का जरिया बना लेगा, फिर वो जो है इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। तीसरा रास्ता यहाँ पे बताया है कि जितने भी कोर्ट फीस कोर्ट में जमा होती है, मान लेते मैं अगर कोई केस अपना रजिस्टर कर रहा हूं सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, कुछ भी, तो वैसे मेरे को कोर्ट फीस अपनी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोर्ट फीस का एक मेजर पोर्शन इस मान लेते 100 रुपए कोर्ट फीस आई, मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, 100 रुपए कोर्ट फीस आई, तो इसका मेजर पोर्शन 60% मान लेते हैं, तो 60% इस फंड में पैसा जाएगा और 40% सरकार अपने पास पैसा रखेगी, यानी कि 60 रुपए इस फंड में जाएंगे और 40 रुपए सरकार के पास जाएंगे। साथ में जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हमारी चल रही होती है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान जो जज साहब है वो कॉस्ट भी इंपोज करते हैं कि मान लेते हैं मैंने अननेसेसरी रीजन का इस्तेमाल करते हुए जज साहब से एडजमेंट मांगी है, तो जज साहब ने मेरे को एडजमेंट दे दी है, प्लस मेरे पर कॉस्ट लगा दी है, 1000 रुपए की कॉस्ट लगा दी है, 500 रुपए की कॉस्ट लगा दी है, एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं। तो ऐसे केस में यहां पे बोला है कि जितनी भी कॉस्ट लगाई जाती हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान, तो उसका भी मेजर पोर्शन जो है इस फंड में रखा जाएगा और जो बचा हुआ पोर्शन है वो सरकार के पास जमा करा दिया जाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे इस फंड के अंदर पैसा अपना आता रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई सीनियर एडवोकेट अगर कंट्रीब्यूट ना करना चाहे तो कोर्ट फीस का रास्ता है, कोर्ट फीस जो आती है उसका मेजर पोर्शन इस फंड के अंदर आ जाएगा और कॉस्ट इंपोज जो होती है उसका मेजर पोर्शन यहाँ पे जमा हो जाएगा और ऐसे फंड अपना पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, ये पैटर्न अपना रिवॉल्व अराउंड चलता रहेगा। तो ये सोच के साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना एक माइंडसेट क्लियर करा है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है यंग एडवोकेट्स को मिलनी चाहिए। आप खुद देखिएगा कुछ सालों से यंग एडवोकेट्स के फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर बात तो बहुत हो रही है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं आ रहा है। जैसे कि पहले भी हियरिंग हुई थी कि बार काउंसिल ने अपने रूल्स बनाने के बारे में सोचा था कि हाँ हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, यहाँ पे बार काउंसिल ने एक बात ये भी बोल दी थी कि हाँ भाई सीनियर एडवोकेट इतने इतने पैसे यंग एडवोकेट्स को देंगे, बट वो एग्जीक्यूट अच्छे से हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उससे पहले कोई राज्य सरकारों ने एक यंग एडवोकेट स्टाइपेंड स्कीम निकाल दी थी कि जो यंग एडवोकेट्स अपना एनरोल्ड होंगे उनको फला 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे, बट वो एग्जीक्यूट हुआ हर राज्य के अंदर प्रॉपरली तरीके से नहीं हुआ, फेल हो गया। तो ऐसे ही अब ये भी एक अपना एक पैटर्न निकाला है। अब इसको किस आगे चल के देखा जाएगा कि पार्लियामेंट को यहाँ पे ओपन डोर्स रख दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि भाई आप प्लीज इसके ऊपर कानून बनाने के बारे में सोचिएगा और कंट्रीब्यूशन का जो हमने एक तरह से अपना माइंडसेट बनाया है तो उसके बारे में सोचिएगा। बट यहाँ पे सरकार को कोर्ट फीस का पैसे से नुकसान होगा, तो अब ये देखा जाएगा कि सरकार इसके ऊपर मान्यता देगी या नहीं देगी, या पार्लियामेंट के अंदर ये बात रेज करी जाएगी आज या तो 10 साल के बाद या पता नहीं कब। बट ये एक अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केस की सुनवाई के दौरान दिया है। कितने यंग एडवोकेट्स ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर बात से एग्री करते हैं और ये एक सॉल्यूशन जो निकाला गया है ये कितना बेहतर रहेगा कितना बेहतर नहीं रहेगा, प्लीज आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। और वीडियो को जितना ज्यादा लाइक कर सकते हो उतनी ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतनी ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी और वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे और ये जो नई अपडेट रखी गई है उन तक पहुंच पाएगी। और सीनियर एडवोकेट्स अगर ये वीडियो पहुंच सकती है तो वो भी अपनी बात को रख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन सीनियर एडवोकेट की जेब से पैसा लेके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना क्या सही होगा या नहीं होगा। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और हमारा एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, तो आने वाले भी कुछ दिनों में बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। राजस्थान एपीओ आ रहा है, यूपीएससी का ट्रेडमार्क एग्जामिनर आ रहा है, दिल्ली का एपीपी आ रहा है, हरियाणा का एडीए आ रहा है और सीबीआई एपीपी आ रहा है, ईडी के अंदर एएलए आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। और मैं आपको पहले क्लियर बोल दूं, दिल्ली एपीपी के अंदर आरटीआई का जवाब आ चुका है और उन्होंने क्लियर बोल दिया है रिक्विजिशन एक्सेप्ट हो चुका है। आपको विद इन अ वीक या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर वैकेंसीज नोटिफाई होती हुई दिख जाएंगी। अभी भी देर नहीं हुई है, आप लोग तैयारी कर सकते हो, याद रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।